शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर कोर्स ऑन एन एंटायरली न्यू subject that is termed as the biotechnology. Now we have come to an end of our first chapter according to the NCERT syllabus, और इस चैप्टर में हमने बायोटेक का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको कवर किया. I have provided you the best possible way to make you clear about the overview of this very particular subject, और उसी से रिलेटेड आज भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू जो जो इस फील्ड में एप्लीकेशंस आई हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था. नाउ वी आर जस्ट कंबाइनिंग ऑल दीज एंड नाउ वी विल स्टडी दी एप्लीकेशंस ऑन द लेवल ऑफ द इंडस्ट्रीज. देखो, जब मैंने आपको बताया था बायोटेक के बारे में, देन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट व्हाई इट इज न्यू, because of the commercialization part, है ना. I have already explained you this part. तो अब उसी commercialization को लेते हुए हम अपनी बायोटेक की जो applications हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहली जो हमारे पास हम इंडस्ट्री को कंसिडर करेंगे वो होगी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. ठीक है, सबसे पहली एग्रीकल्चर, क्योंकि हमेशा बात कहाँ से शुरू होती है, खाने की बात से ही. आपने 9th इनफैक्ट 8th में और 9th में भी जो चैप्टर्स अपने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, आई थिंक किसी को याद भी नहीं होंगे वो. अगर याद है तो आपने पढ़े थे साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, बायोलॉजी में स्पेशली, और 8th की साइंस में सबसे पहला टॉपिक यही था. तो खाने से बात शुरू हुई है तो हम बायोटेक में कैसे पीछे रह सकते हैं, है ना, उसके केस में. तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की. तो we have got lot many applications from the biotech in this very particular industry. जैसे कि हमें मिले हैं अपने क्या, GM crops, genetically modified crops, and what are they actually modified for in order to increase the tolerance level for lot many varieties. जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को कम करने के लिए जिन प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इस बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस में पता है आपको सब कुछ आ गया. उन सब कुछ में जैसे पेस्टिसाइड्स आ गए, ठीक. उसके बाद बायोटिक स्ट्रेस में तो जैसे इंसेक्ट्स की बात मैंने कर ली. एबायोटिक स्ट्रेस में जैसे बोले तो ड्रॉट आ गया, फेमाइन की कंडीशंस आ गई, एक्सेसिव वाटर लॉस वाली कंडीशंस आ गई. ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस को विदस्टैंड करने के लिए जिन प्लांट्स को मैन्युफैक्चर किया गया है विद इन द लैबोरेटरीज, दैट आर टर्म्ड एज दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. इसके अलावा एडवांटेज आई है हमारी इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट. बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो इस केस में आ सकता है और जो हम कोट करते हैं वो है गोल्डन राइस का. इस गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए का सप्लीमेंट या फिर विटामिन ए की जो क्वांटिटी है उसको डालने की कोशिश की गई थी और सक्सेसफुल भी रही है वो. आज के टाइम पे ये गोल्डन राइस मार्केट में अवेलेबल है जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है. नॉर्मल राइस के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी वी हैव गॉट अ राइस विच हैज दिस vitamin A content, and how it is useful, it has increased the nutritional content. ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल. कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. ऑब्वियसली बायो ही है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज़ करके हम उसको पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं वो भी, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं आज के टाइम पर उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो सामने आने लगा है. सो इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम to incorporate these biological things into the field which will not
हैम्पर और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ आवर फूड। तो ये हुआ बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस। जितना छोटा देखने में आपको लग रहा है उतना छोटा एक्चुअली भी ये नहीं है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट मेनी कॉम्प्लिकेशंस व्हेन दे आर डेवलप्ड विद इन द लैबोरेटरीज। तो ये हो गई हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात। नेक्स्ट इंडस्ट्री पे आते हैं जो और इम्पॉर्टेंट है इसके बाद, वो है हेल्थ इंडस्ट्री। वैसे तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज ही आपस में रिलेटेड हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात आती है अब, सॉरी एग्रीकल्चर के बाद बात आती है हमारी हेल्थ इंडस्ट्री की। तो सबसे जो मेजर चेंज हुआ है हेल्थ इंडस्ट्री में, वो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सामने आता है, जैसे कि जीन थेरेपी। जेनेटिक लेवल पे जाकर अब पेशेंट्स को थेरेपीज मिलने लगी हैं इन ऑर्डर टू गेट अ क्योर फॉर सर्टेन डिसीज। और इसका जो सबसे पहला सक्सेसफुल ट्रीटमेंट था जिसका पेशेंट अभी तक अलाइव है वो है स्किड के केस में, SCID लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये एक ऐसी डिसीज थी जिसका ट्रीटमेंट किया गया था जीन थेरेपी को यूज करके और वो सक्सेसफुल रहा। आज भी उसका पेशेंट अलाइव है। दैट मीन्स दिस जीन थेरेपी कैन बी यूज टू ट्रीट द डिसीजेज विच आर एक्चुअली इनक्यूरेबल, क्योंकि ADS किट की जो डेफिशिएंसी है या जो डिसीज है उसका नॉर्मल मेडिसिन से कोई क्योर नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो जेनेटिकली क्योर की जाए, क्योंकि डिसीज जो है वो जीन्स में है, तो आप उसको वहीं पर जाके क्योर कर सकते हो। ठीक, एक ये एडवांसमेंट आया इसके लिए। इसके बाद आया हमारे वैक्सीन्स और थेराप्यूटिक्स में। ये तो हमने देख ही लिया था कि कैसे आया है। ड्रग डिलीवरी की मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है ना। मोर प्रेफरेबल या मोर प्रिसाइज रिसेप्टर्स आज हमको पता चल गए हैं कि कैसे वो ड्रग डिलीवर होगी, किस पर जाके अटैक करेगी, उसके बारे में हमें अच्छे से पूरी नॉलेज है। किसकी वजह से? बायोटेक की ही वजह से। डायग्नोस्टिक जो है वो बहुत फास्ट हो गई है ना। हमने नैनोटेक्निक में देखा था, डायग्नोस्टिक्स हैज बिकम फास्ट एंड रैपिड एंड अलोंग विद द एक्यूरेसी भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ फास्ट हो रही, देखो फास्ट और रैपिड होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो सही हो। सही होना ज़्यादा ज़रूरी है फास्ट और रैपिड के साथ। तो ये एक्यूरेसी के साथ में ही डिटेक्शन होता है। ये है एक और हेल्थ इंडस्ट्री के केस में एडवांसमेंट्स। इसके अलावा आप और भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा की जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इस बायोटेक का यूज करके। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं नई नई जो आई भी है और उन डिसीजेस के लिए मेडिसिन भी है जो बनी है। किसकी वजह से? इसी बायोटेक की वजह से। वाई? बिकॉज इट इज ईजी नाउ टू स्टडी द रिसेप्टर्स और टू स्टडी द टारगेट मॉलिक्यूल्स एंड देन टू डिजाइन द ड्रग थ्रू ऑल द टेक्नोलॉजिकल implications that we have talked about in our last lectures, right? Next इंडस्ट्री की बात करते हैं अब, ठीक है। Before that, if you have forgotten to subscribe the channel, do that because it will be, अगर नहीं किया तो वो हार्मफुल प्रूव होगा आपके लिए। आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे कि कौन सी वीडियो आ रही है। और चैनल पर इस समय बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ फन वीडियोस, फैक्ट वीडियोस, आपके पर्सनल डेवलपमेंट की भी वीडियोस आती रहती हैं रेगुलरली चैनल पर। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू यू टू सब्सक्राइब द चैनल, डू दैट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, ईच एंड एवरी वे इज ओपन टू यू। डोंट कैरी फॉरवर्ड योर डाउट्स एनीवेयर। जहाँ पर भी डाउट आया है आप उसको तुरंत वहीं पर क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज अगर डाउट्स को कैरी फॉरवर्ड करने की आदत लग गई देन एवरीथिंग गोज इन वेन, ओके। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू दी केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है स्केलिंग अप ऑफ रिएक्टर्स। अब ये स्केलिंग अप क्या होता है? देखो ज़रा, हमने क्या देखा था जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हमने ये देखा था कि हमारी जो बायोटेक फील्ड है ना वो नई तो बिल्कुल भी नहीं है ना। पुराने टाइम से भी हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करते आए हैं, कर्ड का प्रोडक्शन होता आया है, बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं, विनेगर का प्रोडक्शन हमारी दादी नानी यूज़ करती थी। उसको प्रिजर्व करने के लिए अनियन हो गया, पिकल हो गया, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन मेजर चेंज कहाँ पर आया? कमर्शियलाइजेशन में। और उस कमर्शियलाइजेशन के रोल में बहुत बड़ा हाथ निभाया है स्केलिंग अप ऑफ रिएक्टर्स में। स्केलिंग अप का मतलब होता है जो क्वांटिटी या जो भी सब्सटेंस आपको एक छोटी सी बॉटल में मिल रहा है, आप
जिन भी रॉ मटेरियल से वो सब्सटेंस या जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, अगर उन रॉ मटेरियल्स को आपने एक प्रपोर्शन में इंक्रीज किया तो क्या आपको वही प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा? उसको बोला जाता है स्केलिंग अप ऑफ रिएक्टर्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ 5 लीटर ऑफ वेसल, ओके, and what are you getting? You are getting an acid out of this, say acetic acid. I have just taken an assumption in order to make you explain, right? 5 लीटर का रिएक्टर था। रिएक्टर का मतलब होता है एक वो वेसल जहाँ पर सारी रिएक्शंस चल रही हैं, दैट्स इट। रिएक्टर दैट मीन्स द कंटेनर दैट कंटेन्स ऑल द रिएक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उस रिएक्टर में एसिटिक एसिड बन रहा है 5 लीटर के रिएक्टर में। अब आपको कमर्शियलाइज करना है तो 5 लीटर के बहुत सारे रिएक्टर्स को लगा के इस एसिटिक एसिड को निकालो, वो तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप इसी को स्केल अप करो, मतलब इसके जो रॉ मटेरियल्स थे उसको आप कुछ इस तरीके से इंक्रीज करो, उनका प्रोपोर्शन ऐसे मॉनिटर करो कि जो 5 लीटर के रिएक्टर से हमें एसिटिक एसिड मिल रहा था, अगर सेम टू सेम कंडीशंस हमने मान लो 1000 लीटर के रिएक्टर में लगाई तो भी हमें एसिटिक एसिड ही मिलेगा, ऑब्वियसली with the increased quantity। तो इसका मतलब होता है scaling up of a reactor that has been made possible because of this biotechnology, राइट। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है इसके साथ में, स्केलिंग अप के साथ में, क्योंकि अब चीज़ें आसान बन गई हैं। अगर आप स्केल अप कर रहे हो तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू मैन्युफैक्चर द सेम थिंग विद अ लिटिल लेस कॉस्ट, क्योंकि 5 लीटर के बहुत सारे रिएक्टर लगाओगे तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी। इसको आप ऐसे भी मॉनिटर कर सकते हो, मान लो आपने कोई भी चीज़ खरीदी बाजार से, एक पूरा कार्टन लेके आए हो आप 1000 किलोज का, और उसी को आप 10 किलोज के पैकेट्स में लेकर आओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आप पैकेट बड़ा वाला 100 या 1000 किलो का लाओगे उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा एज कम्पेयर टू वही सेम चीज़ आपने अलग अलग 10 केजीज के पैकेट्स में खरीदी। तो सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट आया रेवोल्यूशन किसके केस में? फर्मेंटेशन के केस में। सब कुछ रिलेटेड ही है देखो, और हम सब कुछ पढ़ते भी आए हैं तो अब शायद आपको बहुत आसान भी लग रहा होगा, है ना। कुछ और आया कैसे? फॉर्मेशन ऑफ द प्योर ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़रूरत होती है उसका भी फॉर्मेशन अब इजी हो गया। किसकी वजह से? बायोटेक की वजह से। ये एंड में कुछ गुचुड़ पुचुड़ हो गई जिसको हमें हटा देना चाहिए, है ना। ऐसा होता है जब जगह कम होती है तो जब हम बड़े क्लासेस में आते हैं तो उसी जगह में एडजस्ट करने का काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ दी प्योर ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये भी इजी हो गया है अब कंपैरेटिवली। अब हमें प्योर केमिकल मिलता है, अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट उसकी पहले के कंपैरिजन में कम लगती है क्योंकि हम सारा कुछ मॉनिटर कर चुके होते हैं अपने रिएक्टर में। ठीक, नेक्स्ट इंडस्ट्री देखो, अब केमिकल आया है तो केमिकल के बाद जो इंडस्ट्री आएगी उसे हम लेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे बायोटेक घुसी जरा देखो। एंजाइम्स का यूज करके फैब्रिकेशन इजी हो गया है, ऐसे घुसी बायोटेक। एंजाइम्स आ गई ना, इसीलिए बायोटेक घुस गई। ठीक है, पहले जो फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब सीधे सीधे उन एंजाइम्स को डाल के हम अपने फैब्रिक्स को प्योर कर पाते हैं या फिर उसको वो क्वालिटी दे पाते हैं जो होनी चाहिए। तो वहाँ पर आया है बायोटेक। उसके अलावा यूज़ ऑफ बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए याद कर लो कि ये जो बीटी कॉटन है वो है एक जीएम क्रॉप का एग्जाम्पल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक एग्जाम्पल बीटी क्रॉप है, और बीटी क्रॉप के अंदर बीटी कॉटन आता है। बहुत सारे क्रॉप्स आएंगे बीटी के अंदर, जैसे बीटी कॉटन तो अभी मैंने आपको बताया, बीटी ब्रिंजल भी आता है, तो वो सारे आएंगे। और इस बीटी में एक खास बात होती है कि ये इंसेक्ट के अटैक को रेजिस्ट करता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा चलन में आया है। और कॉटन इसकी वाकई में
अच्छी होती है, फार्मर्स को थोड़ा यूजफुल मिल जाता है, उससे अपना जो क्रॉप है प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि क्रॉप जो है कॉटन का वो इंसेक्ट के अटैक से बचा रहता है, जो एक बहुत कॉमन बायोटिक स्ट्रेस होता है कॉटन के केस में। तो ये हो गया कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एग्जाम्पल। इसके अलावा ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री में भी आएगा, वहां पर भी एंजाइम्स का यूज करके हम बेटर क्वालिटी का पेपर डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ पेपर, ब्लीचिंग ऑफ पल्प के केस में, जो जिस पल्प से पेपर बनना है पहले उसके में रिएजेंट यूज किए जाते थे, आज के टाइम पर बायो ब्लीचिंग होती है। दैट मीन्स कि वापस से हम इंसेक्ट्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करके उस पेपर की ब्लीचिंग करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बायो ब्लीचिंग, राइट। सो दीज आर ऑल दी एप्लीकेशंस ऑफ दी बायोटेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। जो हमने डिस्कस किया उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स, ठीक है। एप्लीकेशंस हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली। अब आई थिंक कि नेक्स्ट लेक्चर में ही मेरे को आपको थोड़ा और बताना चाहिए इसके बारे में। देखो अभी हम जहां पर भी ये बायो वाला टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको अभी तक इस बायो वाले टर्म का सिग्निफिकेंस नहीं बताया। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पहले थोड़ी देर पहले देखा था कि ये वैक्सीन्स के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ हमें उससे मिल नहीं रहा, हम बायोटेक का यूज करके उस पर्टिकुलर एनिमल को विदाउट, मतलब जिस एनिमल से या जिस भी पर्टिकुलर, देखो हम सबको अभी तक तो ये बात पता चली गई होगी शायद, जब ये स्पेशली ये वाला जो टाइम चल रहा है जहाँ पर हम जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं उसकी जो वैक्सीन बनाने के लिए जो दिन भर हर समय सवाल उठते रहते हैं, उससे आपको अभी तक ये बात पता चल गई होगी कि वैक्सीन को बनाने में टाइम लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अच्छे, अगर इंडिया को आप थोड़ा कम भी आंक रहे हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, स्पेशली अब तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी लैबोरेटरीज हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज है, उसके बावजूद भी अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उसको डेवलप करने में टाइम लगता है और उसकी टेस्टिंग के लिए या फिर उसकी स्टडी करने हम ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स ही यूज करते हैं। पूरे के पूरे एनिमल को कभी भी इतने सारे सब्जेक्ट्स के केस में लिया नहीं जा सकता। मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी ड्रग बनी और उसको टेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा एनिमल ही लेके उस पर टेस्ट करोगे, नो, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है। यू हैव टू टेक द पर्टिकुलर सेल ऑन विच यू कैन टेस्ट। तो वो कैसे होता है वो मेरे को भी बताना बचा है, दैट मीन्स इंटरेस्टिंग चीजें बची हैं। उसके अलावा आप कैसे उन सेल्स को यूज करके अपने जो हमारे ये थेराप्यूटिक एजेंट्स जो बन रहे थे उसको कैसे ले सकते हैं, अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज कैसे उन सेल से बनती हैं, कैसे टेस्टिंग होती है, वो मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी ताकि आपको ये फील्ड जो है वो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो। साथ साथ में आप से मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी इसी पर, जिस पर मैंने खुद काम किया है, इन्हीं बायोलॉजिकल एजेंट्स पर या बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर, जिस पे मैंने खुद एक ड्रग टेस्ट की थी। एंड देयर इज अ रिसर्च पेपर अवेलेबल, इफ यू वांट टू सर्च इट ऑनलाइन यू कैन डू दैट। तो कैसे था वो सब कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि वो वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, है ना, क्योंकि जहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंसेस आते हैं वहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। तो वो सब हमको उसके साथ ही हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी कोर्स में। तो सी यू देयर, स्टे कनेक्टेड एट आवर चैनल एंड यस, नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैव नॉट डन दैट so far. Thank you all of you for watching the video. That's all for this lecture. Bye bye. Take care.